अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीब हामिद और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट तंजीला मजहर साहिबा ने, जो कि आज बहुत प्यारी लग रही हैं और हम उनसे डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का हाल और दुनिया का हाल, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं। और लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जहाँ पे तंजीला जी पिछले 3 महीने में सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि जो अभी तक रिपोर्टेड हैं केसेस, दैट इज 62 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ थेफ्ट। 62 करोड़ रुपए की 3 महीने में चोरियां हो चुकी हैं, विच इंक्लूड्स गाड़ियां हैं, स्नैचिंग है, सब कुछ है। सिर्फ ये नहीं हो रहा, डकैतियां हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, ठीक है, और स्नैचिंग का आपने जिक्र कर दिया। और जो रही सही कसर थी वो ओले पड़ने से पूरी हो गई, जो उस दिन डैमेज हुआ। ओले नहीं, ओला पड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। हाँ, मतलब आप क्यूट से ओले क्यूट लस लगता ना, वो क्यूट नहीं थे, दे वर एक्चुअली हार्ड बॉल्स। और लोगों ने जिस तरीके से उनके सोलर पैनल्स, तो अब डैमेजेस हैं। और ओलो ने भी सीख लिया ना, हार्ड स्टेट होगी, सो दे केम हार्ड। हाँ, मेरा ख्याल है उन्होंने भी अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है, उन्होंने अपना पैराडाइम शिफ्ट किया पॉलिसी का। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कहाँ हैं? वो पीसीबी के चेयरमैन है। वो क्रिकेट जो है ना, पीएसएल हो रहा है, वो देख रहे हैं। एसीसी के चेयरमैन है वो। अच्छा, ये मजे की बात है, जब आप उनसे कोई, जाहिर है वो वजीर दाखिला है ना, तो दाखिली सिक्योरिटी का मामला पूछें तो उनके ऊपर वो हैट आ जाता है पीसीबी वाला, और जब आप उनसे क्रिकेट की कोई बात पूछें तो वो वजीर दाखिला बन जाते हैं। इशू इज़ के देखिए, आपका जो दारुल हुकूमत होता है बुनियादी तौर पर वो एक मैसेज दे रहा था, पूरी दुनिया की नजरें उसके ऊपर होती हैं। लेकिन कराची तो पहले से ही हमने उसको एक बदनाम लिस्ट में डाल दिया ना, कि कराची में तो जी इश्यूज हैं, वहाँ पे जराइम हैं। इस्लामाबाद का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे दिन दिहाड़े लोग स्नैचिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा उससे पहले, आपको सिकंदर वाला वाक़या याद है ना? जी जी। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो चले जाते हैं मोटिवेशनल स्पीचेस करने के लिए पुलिस वालों के पास, अपनी परफॉर्मेंस बताएं, उनसे पूछें भाई क्या कर रहे हो। जो गिरफ्तारियां हैं, नाकों के ऊपर लड़ाइयां हो रही हैं, तो एक अनरेस्ट है शहर में, इसका प्रॉपर कोई हल होना चाहिए। इतने नाके हैं इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उन नाकों का कोई फायदा है? मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया, नाकों के ऊपर वो बच्चों को रोक रहे होते हैं, बाइक वालों को रोक रहे होते हैं, उनके जो है कागजात चेक कर रही हैं। जो गाड़ियां रुकती हैं उनके जो है, अगर काले शीशे हैं तो उनको रोक लेंगे साइड के ऊपर, जिसके बिल्कुल शीशे साफ हैं, उसको कोई टेंट नहीं लगा हुआ, वो गाड़ी जो है वो गुजर नहीं जाएगी। मतलब दे आर नॉट लुकिंग इनसाइड द कार, दे आर लुकिंग एट द विंडोज, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। सिक्योरिटी नाके थोड़ी है ये तो आपको खजर खवार करने के नाके हैं ना। अब आपने 15 मिनट की ट्रैफिक यहाँ पे जैम करनी है, वहाँ पे करनी है, जहाँ आपका दिल करता है। ये कुछ सिक्योरिटी प्लानिंग तो नहीं है, तो क्योंकि गाड़ी आपकी रोकते नहीं हैं, गाड़ी किसी को चेक नहीं करते। अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड भी करना है। अभी जब मैं आ रही थी आपके ऑफिस की तरफ, तो वो एक पुलिस वाला भागा तेजी से, मैंने कहा पता नहीं कौन सा मुजरम उसको सामने नजर आ गया। तो वो लड़के थे बाइक पे, ठीक है, सवारी डबल ट्रिपल, अगर आपने मना की हुई है, ट्रिपल मेरे ख्याल में मना है, तो आप उसको पकड़े, लेकिन सारा का सारा कंसंट्रेशन आपने सिर्फ उस पे रखा है। दैट इज नॉट गुड। एग्जैक्टली। तो ये अब इस्लामाबाद के अंदर ये अब की बात नहीं है। मतलब ऐसा फील होता है कि इस्लामाबाद आहिस्ता आहिस्ता कराची बनता जा रहा है। मोबाइल स्नैचिंग ब्लू एरिया से, G13 से, G9 से, F6 से स्नैचिंग हो रही है। नहीं, ATM जो लोग जाते हैं यूज करने, उनसे स्नैचिंग हुई है। आप के पीछे लोग आते हैं, बैंक में जाने से लोग डरते हैं, रात को ATM जाने से डरते हैं, रात को थोड़े से जो ऑफ एरियाज हैं उस तरफ जाने से डरते हैं। तो ये इस्लामाबाद का हाल है। और who is responsible? हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हुकूमत वक्त में जाहिर बात है वजीर दाखिला का ये काम होता है। वजीर दाखिला का ये काम नहीं है कि वो अमेरिका में घूम रहे हैं और किधर क्या कर रहे हैं। दाखिली सिक्योरिटी सबसे जरूरी है। अच्छा, ये इस हुकूमत का एक अजीब सा मसला है, किसी को कुछ नहीं पता है किसने क्या करना है। जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं वो हर वक्त पॉलिटिक्स पे बात करते रहते हैं। जो वजीर खारजा हैं वजीर खारजा ना हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। वैसे गुड क्वेश्चन, मैं तो भूल गया था हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर भी है। ठीक है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो खारजा के लिए तारिक फातमी साहब एक आजमाए हुए नुस्खे के तौर पे मार्केट में घूम रहे हैं। इस हुकूमत का ये मसला है नून लीग का ना, कि अब इनको पता नहीं है कि कौन किसका। अच्छा, फिर आप ये देखें, वो मुझे एक बात शायद खान अब्बासी साहब की बड़ी मजे की लगती है। जब एक दफ़ा वो कैबिनेट में थे, उन्होंने कहा, जो रीशफल हुआ मियाँ साहब ने, तो उन्होंने कहा आप ये नहीं ये वजारत ले लें। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी परफॉर्मेंस एक वजारत में अच्छी नहीं तो आप मुझे दूसरी बार वजारत क्यों दे रहे हैं। फिर जो रीशफल अब वजारतें हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है।
तो हुकूमत, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म हैं इस वक्त, अगर उनको याद हो कि वो वजीर आज़म है इस वक्त पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये उनका काम है कि आप बाकी चीज। अच्छा, दूसरी बात देखो मुनीब, आपने इतना बड़ा, ये एक प्लान्ड सिटी है, आप यहाँ पे एक छोटी सी वीआईपी मूवमेंट के लिए आप पूरे शहर को खुबार कर देते हैं। ऐसा ही है। ये भी कोई बहुत अच्छी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के मिसाल के तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन जाहिर है आपने सवाल किया, जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत जो है वो बिजी है। मैं आपको थोड़ा से फैक्ट्स बताता हूँ जो इस वक्त सिर्फ जुर्म की और जो क्राइम की जो है इस वक्त जो सिचुएशन है पंजाब के अंदर 2024 के अंदर तकरीबन जी हैं 11 लाख FIRs रजिस्टर हुई हैं, 5% इजाफा है। तकरीबन 6.25 लाख गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है जी, जब में तकरीबन 2.5 लाख जो है वो बेगुनाह साबित हुए जिनको जो गिरफ्तार किया गया था। लाहौर में सबसे ज्यादा केसेस हैं, तकरीबन 3 लाख केसेस हैं, ठीक है जी। मंशियात के केसेस हैं, कराची के तो भाई मशहूर है ना जी, सिर्फ अच्छा, मंशियात जो है ना वो मुझे लगता है कि हमारे पॉलिसी रडार पे है नहीं, जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। खुद करते हैं, आई कांट से कि खुद करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये ऐसी कोई, ये है सॉफ्ट स्टेट की जो हरकतें हैं ना, ये सॉफ्ट स्टेट की हरकतें हैं। यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, यहाँ पे एक्शन लेना भाई, कि आपके स्कूलों में, आपके तालीमी इदारों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोग जो हैं वो खुलेआम मंशियात बेच रहे हैं, मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर जो उनके गैंग्स बन गए हैं आज के ज़माने में भी अंडरवर्ल्ड टाइप। ये मुस्तफ़ा, जो आमिर मुस्तफ़ा केस है, उसमें यही आपके सामने नज़र आया ना कि वो जो एक फिल्मी दुनिया का एक गैंगस्टर कल्चर है वो आपके डिफेंस में, इतने शहर बड़े में वो है, तो एक कत्ल हुआ तो सामने आ गया। जो कुछ होता रहा इतने सालों, और कितना हो रहा होगा हुकूमतों को पता नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ तंजीला जी, कराची के हालात को देख के। पिछले मेरे ख्याल से 15-20 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन ये अभी लेटेस्ट स्टैट्स जो बता रहे हैं तकरीबन 16,800 सिर्फ मोबाइल चोरी के केसेस हैं, 39,000 बाइक चोरी हुए, 1500 गाड़ी के केसेस हैं, ये पिछले महीनों की रिपोर्ट है, 19 किडनैपिंग है, 80 भत्ता के केसेस हैं, और 105 लोग रॉबरी में जो हैं कत्ल हुए हैं। अभी इसमें आपको पता है बहुत सारे और केसेस हैं जो जिनसी जराइम के केसेस हैं, बच्चों के साथ जिनसी जराइम के, ख़वातीन, अभी वो वाली रिपोर्ट तो आप इसमें इंक्लूड ही ना करें, वो क्योंकि बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। इशू इज कराची का तो खैर एक बहुत ही, खैर हमारे मुल्क का बतीरा हो गया ना कि हमने हर बुराई को एक्सेप्ट कर लिया। अब कराची में अगर आप जाए ना, नॉर्मल ना, मतलब आपके दोस्त जो ना कुछ छेड़ते हैं कि ये जरा कराची फोन जरा अंदर रख ले आप, बेहिसी आ गई, इतना ज्यादा हो गया उनके साथ ये। इट्स बिकम नॉर्मल बिकॉज ऑफ द इनएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यस, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि ये दिस इज रियलिटी ऑफ आवर लाइफ, कि कहीं भी हमसे बाइक छीन लेगा कोई, कहीं भी हमसे फोन ले लेगा कोई, गाड़ी हमारी कहीं भी छिन जाएगी। तो आई थिंक ये एक स्ट्रेटजी है, बजाय इसके कि आप मुजरमों को इस बात के लिए तैयार करें कि हम जब जाएंगे कहीं पे तो आगे पुलिस खड़ी होगी, आगे नाका होगा, हम पकड़े जा सकते हैं। आपने शहरियों को इस बात के लिए तैयार कर दिया कि भाई आप घर से बाहर निकलेंगे, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, जाएंगे गाड़ी पे, वापस पैदल आएंगे। मेरे अपने एक भांजे के साथ ही हुआ, उनकी गाड़ी, और वो उन्होंने बाद में यूनिवर्सिटी के बाहर से गाड़ी लेके गए, गाड़ी चुराने वाले, एंड ट्रस्ट मी, बाद में वो जब हमने उसका CCTV फुटेजेस देखी ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था उनकी गाड़ी है, चोरों की गाड़ी है। द वे दे केम, द वे दे ओपन अप, उस ऐसे मजे से बैठे और ये जा वो। मुझे याद आया, मैंने अपने शो में, हमने कराची की ना ड्रग्स के ऊपर एक शो किया था, और जब इन्वेस्टिगेशन करते 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 वी एंडेड अप, पता कहाँ पे, वो जो ड्रग्स जो बिक रही थी उस मोहल्ले में, जो सप्लाई हो रही थी ड्रग्स, वो कहाँ से हो रही थी भला? कहाँ से? पुलिस स्टेशन से। ओके, तो बस यू हैव सेड इट ऑल, कि मतलब एक पुलिस स्टेशन से कराची के अंदर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द पुलिस ड्रग सप्लाई हो रही थी। ना ये वो बेच रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। ये इमेज गवर्नमेंट का काम है दुरुस्त करना। गवर्नमेंट जो है वो जब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेके आती है ना, तो ये बातों से जीरो टॉलरेंस नहीं होता। मुराद अली शाह साहब कहते हैं ड्रग्स के मामले पे मैं बता दूं, तकरीर खत्म करते हुए आखिर में मुझे याद आ गया कि मैंने मंशियात पे भी बात करनी है, ड्रग्स के मामले में बता दूं जीरो टॉलरेंस है। भी जीरो टॉलरेंस आपको एक्शन से बतानी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। हम मिनहसल कौम ऐसे हैं कि जब कोई वाकया हो जाता है बड़ा, तब टेंशन आ जाती है, थोड़ी देर के लिए टेंशन आती है, तकलीफ होती है, उसके बाद हम बेहिस हो चुके हैं। हमें तैयार कर दिया इस मुल्क ने कि यहाँ पे लाकानूनियत जो है ना
वो कानून है। आपने बात की बेहिसी से, जिससे मैंने ना एक पोस्ट याद आया, आपको याद है रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले एक ऊंट की टांग काट दी थी किसी वडेरे ने, ख्याल से पूरी कौम जो है वो रो रही है, ऊंट के लिए जो है तकलीफ है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत बड़ा शोर मचा था। उसके एक हफ्ते बाद एक और किसी वडेरे ने किसी गधे की टांग काट दी। वो हमारा जो पेशेंस था, वो जो हमारी दुख था, वो थोड़ा सा कम हो गया। हम रेप होता है ना किसी लड़की का या बच्ची का, तो अगर वो वायरल हो जाए ज़्यादा तो हर बंदे को तकलीफ होती है, दुख होता है, उसके ऊपर वो जो है बातें कर रहा होता है। लेकिन जैसे वो लाहौर वाला केस, अगर आपको याद हो, मोटरवे, ठीक है, मोटरवे वाला, लेकिन हमारी आवाम को ये नहीं पता कि लाहौर के अंदर सिर्फ उस महीने के अंदर रजिस्टर्ड केसेस रेप के वो अबव थाउजेंड्स। ऐसा ही है। तो ये हम सिलेक्टिव, मतलब इतने सिलेक्टिव ट्राई क्यों है हमारा? हम इम्यून है ना कि जहाँ पे बहुत शोर मचेगा वहाँ पे हम शामिल हो जाएंगे। नूर मुकद्दम केस देख लीजिए, सारा कत्ल केस देख लीजिए, उसके बाद वो केसेस कहाँ गए? ये भी एक एलिमेंट है जिसके नतीजे में आपके यहाँ बेहिसी आ जाती है, क्योंकि आप भूल जाते हैं। देखिए ना, आपने देखा ना, ट्रम्प ने एक किताब लिखी थी, आपको पता है, बहुत साल पहले, शायद 3 दहाइयाँ पहले उन्होंने किताब लिखी थी, आर्ट ऑफ डील। उनका जो आर्ट ऑफ डील है, उसमें उनका एक की पॉइंट ये भी था कि आप इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो फेंक दो मार्केट में कि आप कंफ्यूज हो जाए अगला बंदा। अब लोग समझते थे कि ऐसे फजूल सी किताब ली थी ट्रम्प साहब सदर बनने में एग्जैक्टली वही कुछ कर रहे हैं। टैरिफ के ऊपर आप देख लें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने, इतनी बहस, इतनी कंट्रोवर्सी वो कर दी। सो हमारे यहाँ भी यही है कि आप इतनी शोर है, इतनी हाहू है कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपका मुआशरा किस तरफ जा रहा है। लेकिन ऑनेस्टली मुनीब, मुझे लगता है कि हुकूमत की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप जो हैं वो सिक्योरिटी के मामलात को, समाज में फैलने वाली बुराइयों को आप रोकें। उसके लिए आपके पास एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए, आपकी अटेंशन वहाँ होनी चाहिए। ये फोटोशूट अटेंशन जो है ना, ये एक मसला है कि आप बैठ के एक जज्बाती तकरीर करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं फोटोशूट हो गया तो बाइक तोड़ देते हैं। हाँ, वो भी महंगे होते हैं, पैसे कौम का पैसा। यस। अभी मरीम नवाज ने जो है एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स EPF लॉन्च की है, और उसकी जो है उन्होंने जो है उनका बाकायदा परेड भी करवाया पूरे जो है मीडिया के सामने। और वो जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में जा रहे हैं किसी ऑपरेशन करने के लिए, या किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में झाड़ू लगाने जा रहे हैं, मतलब सिर्फ शो शाह के लिए। हालांकि आप भी जानती हैं लाहौर का मसला इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्क्वाड से हल नहीं होना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मसला जो है वो स्क्वाड से हल नहीं होने वाला। मसला तो आइडेंटिफाई हुआ है। एक आपके पास एक क्लाइमेट चेंज है, उसमें रीजनल कुछ फैक्टर्स हैं जो उसमें ऐड करते हैं। कुछ आपके यहाँ पोल्यूशन का मामला है जिसको आपको रेगुलेट करना है, ठीक है। एक गाड़ियों की पोल्यूशन है, दूसरी इंडस्ट्रियल जोन्स की जो पोल्यूशन है वो है। अब गाड़ियों के पोल्यूशन के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर करना है, नए स्क्वाड्स नहीं बनाने। एग्जैक्टली नए स्क्वाड्स बनाने के ऊपर अब आपने 25 हाइब्रिड कार्स ले ली, बाइक्स ले ली, शोशा कर ली, यूनिफॉर्म का ठेका दिया होगा, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ जॉब्स क्रिएट की होंगी, जॉब्स क्रिएट आप अपनी एग्जिस्टिंग फोर्सेस में कर लें। हमारा ये मसला है, आपने देखा अकाउंटेबिलिटी के मामले में भी ये होता है कि आपने एक नैब बनाई, ये बनाया, वो इतने सारे इदारे थे कि वो आपस में उलझते रहे कि ये मेरा मुजरम है, ये तुम्हारा मुजरम है, ये मेरा डोमेन है, तुम्हारा डोमेन है। फोर्सेस के साथ भी यही होगा। आप जो फोर्स मौजूद है आपके पास तय है ना कि आपने अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करानी है, बिल्कुल, आपने इंजन का ओवरहाल कब कराना है, आप धुआं जो छोड़ी गाड़ियां, पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती है ना, ये पहले से बनी हुई एक जिम्मेदारी है। जो उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा भाई, उसको जाके पकड़ो ना। नया स्क्वाड क्या करेगा? नया स्क्वाड अगर पकड़ेगा तो फिर वो वहां लेके जाएगा। हाँ जी। तो मतलब एक अजीबोगरीब बात। जहाँ तक रहेगी इंडस्ट्रियल जोन्स की बात, देखें सबसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल है वहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो शरीफ ख़ानदान की अपनी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी है, इंडस्ट्रीज़ के इत्तेफाक के इनकी हैं। शुगर मिल्स जो हैं वो इनके रिश्तेदारों की भी। अच्छा, तो जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का मामला, नीचे भी देखिएगा जी, मैं देखने जा रही हूँ। जो इंडस्ट्रीज़ का मामला है उसमें आप ये देखें कि इनकी अपनी इत्तेफाक स्टील मिल्स हो गई, चौधरी शुगर मिल्स हो गई, फैसलाबाद और मुल्तान में कई टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, ठीक है। और सिर्फ इनके नहीं हैं, इसहाक डार साहब वगैरह जो इनके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स है सारे के सारे गवर्नमेंट में, वो भी सारे के सारे इसमें शामिल हैं। अब जो रमज़ान और चौधरी शुगर मिल्स हैं वो तकरीबन
30 से 40 टन रोज़ाना जो है उसका वेस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से जो इंडस्ट्री कार्टेल इनका अपना बन जाता है, वही सारे के सारे पॉलिटिक्स में हैं। सो हो क्या रहा है कि वो लोग जो पोल्यूशन की वजह बन रहे हैं वो इसको रेगुलेट भी कर रहे हैं। तो क्या ये जो नई स्क्वाड बनाई है ये जाके रमजान शुगर मिल्स को पकड़ेगी 30 से 40 टन वेस्ट को जो है जो एनवायरनमेंट में फेंक रहे हैं? ये तो मरियम बीबी से पूछो ना, उन्होंने क्या मैंडेट दिया। ये तो मैं कह रही थी कि आपने किस मैंडेट पे क्या चीज करनी है। इशू इज कि हमारे यहाँ ये जो है ना कि हमने लॉन्च करना है, फर्स्ट एवर स्क्वाड लॉन्च, इधर लॉन्च उधर लॉन्च। मुझे तो लगता है सीरियस सीवी में है ना अपने बुलेट्स पॉइंट्स बना रही, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, हालांकि किया कुछ भी नहीं। ये तो मुझे वो वाली सवंदरी लॉन्च लगती है जो लेके बंदों को चली जाती है कि इधर भी लॉन्च करने, इधर भी लॉन्च, मतलब करें। शी इज डूइंग वंडरफुल वर्क, बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप नई चीजें मार्केट में फेंकते रहें और जो एग्जिस्टिंग आपके इदारे हैं, यही पैसा अगर आपने एग्जिस्टिंग ट्रैफिक पुलिस को वेल इक्विप करने के ऊपर लगाया होता, यही पैसा आप अपनी पुलिस को इक्विप करने के ऊपर आपने लगाया होता, यही जो लड़के लड़कियां आपने इस फोर्स में रखे हैं उनको आपने उन फोर्सेस में इंडक्ट किया होता जहां पे कमी। आपको पता है पंजाब के देहातों में जब आपने किसी मुजरम के खिलाफ एक FIR कटवाई है, उसके बाद जब आप कहते हैं ना कि जाके छापा मारो, तो पुलिस वाले कहते हैं कि पेट्रोल दे पैसे भी दो, चाय दे पैसे भी दो, तो साढ़े नाल चलो। जो वहां पे गाड़ियां खड़ी उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते, और एक तो मस्ती भी है पुलिस वालों को, उनको पैसे खाने की आदत पड़ी भी है, जनरली उनको ये आदत है, लेकिन उनके पास फंड्स भी नहीं है। तो आप ये पैसे बेहतर मैनेज करें। हमारे यहाँ पाकिस्तान का ये मसला है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद आपके पास जाके पूछता कोई नहीं कि भाई इससे आपने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब मुझे बताएं कि ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का स्क्वाड है, इसका इम्पैक्ट आप कैसे गिनेंगे? आप आज आप नोट कर लेंगे तारीख, उसके बाद आप पूछेंगे भाई कितनी बारिशें ज्यादा हुई है, कम हुई है, कितनी जरूरत थी, कितनी नहीं हुई। क्या ये स्क्वाड से आप पूछेंगे? क्या स्क्वाड से आप पूछेंगे कि कितनी धुएं वाली गाड़ियां चले? हो सकता है गाड़ियां शाड़ियां बंद कर लें, गरीबों के ऊपर तो चल जाएगा। फैक्ट्रियों को बंद करेंगे, हाथ लगा के दिखाएं, ठीक है। रिक्शा बंद कर देंगे आप। वो जिसने वो क्यूट मास्क पहन के वो फिर रहे थे ना, स्पाइडरमैन के मास्क, और पता नहीं जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में जा रहे हैं, वो मास्क पहन के जाएंगे शुगर मिल्स पे बंद करने के लिए? कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते ना। इसके अलावा बहुत सारी मतलब होटलिंग का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, बड़े बड़े लोग जो है वो उसमें हैं, आप उनसे जाके पूछेंगे। फूड स्ट्रीट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बात आपकी है कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस, इदारे हैं इन प्लेस, उनको मजबूत करो ना भाई, जिनका काम है उनको करने दें। आपको एडिशनली और चीजें, वेस्ट ऑफ मनी, कौम का पैसा जाया करने की क्या जरूरत है? यस, मतलब ये ट्रैफिक पुलिस भी बता सकती है कि यार ये इसकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है, इसकी बाइक से धुआं निकल रहा है। सिस्टम बनाए ना, ठीक है, एक सिस्टम बना हुआ है उस मैनेजमेंट। आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे रेड सिग्नल के साथ आपको 2 पुलिस वाले भी खड़े करने पड़ते हैं। सिग्नल का मतलब क्या है? सारी दुनिया में जहाँ पे सिग्नल्स हैं वहां पे कोई आपने पुलिस वाले देखे हैं कि वो भाग भाग के आपको कह रहे हो कि लेन से बाहर नहीं जाओ, पीछे जाओ? यहाँ गाड़ियां रिवर्स करवा रहे होते हैं बेचारे चौकों के बीच में से सिग्नल के बावजूद। आप एक ऐसी कौम जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ ये एक अलमिया है, लेकिन कहानी यही है भाई कि आप अपना लश-पश खबर बनाने के चक्कर में ना लगे। ये भी एक अच्छी खबर होगी कि आपने पहले से मौजूद किसी इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया है। एंड अगेन एक और क्वेश्चन मेरे भी ज़हन में आया, लास्ट टाइम भी हमने इस बात की थी। अभी 25 हाइब्रिड गाड़ियां ली हैं, ये नया स्क्वाड बना है, इसके ऊपर करोड़ों रुपया जो है ना उस पर खर्च आया होगा। अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियां ली, किसी इदारे के उसकी ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियां ली, प्राइम मिनिस्टर ने ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियां ली, इदारों के लिए जी फर्निश हो रहे हैं, दोबारा से बाथरूम बन रहे हैं, नई टाइलें लग रही हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग जब आपकी आधी से ज्यादा आबादी इस वक्त इज अनएबल टू अफोर्ड 2 मील्स। ये टैक्स पेयर्स बनी है ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, अनएबल टू अफोर्ड 2 मील्स अ डे। ये माले मुफ्त दिले बेरहम है ना। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और हमारा जो ये लीड रूलिंग क्लास है, इन्होंने जो गाड़ी का झंडा लगवाना है ना उसके लिए इन्होंने वजीर बनना है। आपने आज तक कभी किसी बंदे के मुंह से सुना है कि मैंने जो है वो इस खास तबके के लिए कोई काम करना है, मेरे पास ये प्लान है, मैं वजीर बन के ये करूँगा? अच्छा वजीर, मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ नून लीग के लोगों में कुछ मैं नोट की, पहले वो टीवी पे आते हैं, थोड़े से मशहूर होते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी बल्ले बल्ले करवाते हैं, वजीर बनते हैं, उसके बाद टीवी पे भी नहीं आते, पता नहीं क्या करते हैं। बिजी होते हैं ना, वो मेहनत कर रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी मेहनत कर रहे हैं।
मतलब आप से हम सवाल करेंगे ना, आपको अकाउंटेबल ठहराएंगे, वो वाली मेहनत कर रहे थे जिसके ऊपर बाद में ब्लैकमेल होते नहीं, पता नहीं क्या करें, लेकिन ये है कि ये एक अजीबोगरीब तरीका है, वारदात है इन लोगों का कि आप जो है जब तक आपको कोई ओहदा नहीं मिलता ना, तब तक आप पार्टी की तर्जुमानी करते रहते हैं, जैसे ओहदा मिलता गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली मतलब ये बहुत, और ये कल्चर है नून लीग का। अब नए कुछ लोग आ गए हैं, थोड़े से वो एक्टिव होंगे टीवी पे, बहुत कम ऐसे हैं कि जो वजीर हैं, मुशीर हैं, लेकिन वो फिर भी टीवी पे अवेलेबल है, अदरवाइज ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं। और आप इनकी कोई अपनी वजारत की परफॉर्मेंस बताने के लिए नहीं आता, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे, पॉलिटिकल साग डार साहब आएंगे, अपनी वजारत की कोई चीज़ बता दें, अपनी कोई पॉलिसी का अनाउंसमेंट कर लें, अपनी को ब्रीफिंग दे दें, नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक एज अ पाकिस्तानी में बात पूछ रहा हूँ, मतलब ये सवाल जो है ना हर पाकिस्तानी के दिल में है, दिमाग में है कि ये वही चेहरे हैं जो कि पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हुकूमत में रहे हैं, ये वही चेहरे हैं, तो ये अब क्या डिफरेंस कर सकते हैं कि अब जो उनसे 40 साल से नहीं ठीक हुआ वो अब आगे कैसे ठीक कर सकते हैं। और फिर एक ये जो बात करते हैं जी सानू जी मिले एक कबाड़ा से जी, पिछली हुकूमत ने जी कबाड़ा छड़ के किया जी, अब हम बड़ा मुश्किल से इसको ठीक कर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, अभी नून लीग है, खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त डायरेक्ट मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन भी कोई चल रही, पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी बात है, लेकिन अभी 2.5 साल बाद 3 साल बाद लेट्स अज्यूम खान साहब आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और खान साहब आगे कहते हैं जी कि यार जी कबाड़ा आ गया हुआ है जी, मुनीब मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने कबाड़ा किया हुआ है। अब वो कौम को खिताब करने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर अलग हम एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। तो ये हम, आपको नहीं लगता कि हम एक लूप होल में स्टक हैं, 5 साल के, 2 साल के या 3 साल के? अच्छा एक तो ओवरऑल बात कर लेती हूँ, यही चेहरे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ बेहतर हुआ। पाकिस्तान में मोटरवेज बनी हैं, पाकिस्तान में सड़कें बनी हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे दही इलाकों को बिजली मिली है, एक प्रोग्रेस की एक पेस है, लेकिन वो कितना सिस्टमिक है। पाकिस्तान का जो मसला रहा है 40 सालों में वो ये रहा है कि आपने सिस्टम्स को कमजोर कर दिए। आपके एमएनए का काम नहीं है कि वो नाली बनवाए और बिजली की स्कीमें जो है अनाउंस करते थे, ये आपके इदारे होने चाहिए थे, उनको पता, वो सर्वेस करते, उनको पता होता ये हमारी आवाम की रिक्वायरमेंट है। एमएनएस बैठ के लेजिस्लेशन करते, बेहतरी करते। लेजिस्लेशन भी पाकिस्तान में बहुत हुई है वैसे, बाय द वे प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हुई है। पाकिस्तान इज ओवरली जो एक बर्डन आप कह रहे ना पेपर की हद तक कानून साजी वाला मुल्क है, अमल दरामद कोई नहीं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत बहुत बुरी है। लेकिन आपने क्या इस समाज में जो लाइफस्टाइल है, जो लोगों की वे ऑफ लिविंग है, क्या आपने उसको इम्प्रूव किया है एज अ होल? अगर आप उस कलेक्टिव समरी में से वो निकालने की कोशिश करें तो नहीं। कराची मजीद मैस हो गया। अच्छा, अब कराची की एक एग्जांपल थी आपके पास कि जब दही इलाकों से इन्फ्लक्स आता है पॉपुलेशन का, तो फिर शहरों का क्या हाल होता है। एक शहर की कैपेसिटी है, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप ये बिन कराची आप रहते रहो, वहाँ पे आपको अंदाजा है कि क्या सूरत हाल कराची की बन गई है। लेकिन आपने उस तजुर्बे से सीखा नहीं, आपने पिंडी को उतना एक्सपैंड कर दिया। आप रेगुलेट नहीं करते, ऐसे लोगों को रेगुलेट करो ना भाई। अच्छा, आप एयरपोर्ट बाहर ले गए कि आबादी से दूर एयरपोर्ट होना चाहिए, सारी आबादी में मिला के सुथी चले गए साथ में इतनी हाउसिंग सोसाइटीज, ठीक है। ये प्रॉब्लम लाहौर का वही हाल कर रहे हैं। तो जब आप देखें किसी भी रियासत में जब ये सकत या अहलियत नहीं होती या उनकी नीयत नहीं होती, मेरा ख्याल है नीयत ज्यादा बेहतर वर्ड, नीयत नहीं होती ना कि आपने इस चीज को, आप ये देखें आपने वो नस्ला टावर को गिरा दिया, ये आपके मुंह के ऊपर 2 टावर्स बन रहे थे शाराए दस्तूर वाले, क्योंकि वहाँ पे आपके दोस्तों के अहले खाना के, आपके अजीजों के करोड़ों के रेड जोन वाले जो रेड जोन में बन गए, क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं है? सबसे बड़ा सिक्योरिटी इतने बड़े 2 टावर्स नहीं, सीडीए को नजर नहीं आए, अदालत को नजर नहीं आए कि जैसे नजर झुका के चल के जा रहे सन, अदालत का दिते तक ही नहीं आसमान की तरफ, कानून को कुछ नजर ना लग जाए किसी की। दैट्स द ओनली बिल्डिंग इन रेड जोन जो कि इतनी हाइट के ऊपर है और पूरा रेड जोन उसके अंदर आता है नहीं, और वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, कोई किसी को रेंट आउट कर सकता है, कोई किसी को एयरबीएनबी हो रहा है ठीक है नहीं, लेकिन वो आपको नजर नहीं आया, नस्ला आपने गिरा दिया। तो जहां आपकी विजन
इतनी शॉर्ट साइटेडनेस का शिकार होती है ना कि आप पर्सनल स्पोर्ट्स सेटल कर रहे होते हैं और पॉलिसी नहीं बना रहे होते हैं और फिर आपके मुल्कों का ये हाल होता है। ऐसा नहीं है कि यही चेहरे हैं, ये कुछ नया नहीं कर सकते। हमें इन चेहरों से बस यही डिमांड करनी चाहिए कि भाई अपने आप को मजबूत ना करो कि मैं कितना बड़ा वजीर आजम या कितना मजबूत वजीर आजम हूँ। ये बता दो भाई कि तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी में तुमने कितनी ट्रांसपेरेंसी लेके आई, कितनी इफेक्टिवनेस आ गई। 21-22 ग्रेड के अफसरों के असासों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, जजों की नहीं होती, जर्नैलों की नहीं। अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम बना दो। ये पर्सन टू पर्सन पॉलिसी शिफ्ट है ना, इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये वाहिद शर्त है जो कि IMF की हमने तस्लीम नहीं करनी, हमने कसम खाई, जिस पे IMF ने कहा था कि भाई सबकी रसीदें निकालें। नहीं, हमने नहीं करनी ना, हमने कसम खाई हुई है। भी देखें, सारी दुनिया में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं जॉब्स के। आप भी दे रहे हैं, ठीक है, अगर सही दे रहे हैं तो दिखा दें। बिल्कुल। खौफ क्या है? किस बात का खौफ है? आप कहते हैं मेरिट सिस्टम है, मेरिटोक्रेसी है, तो आप दिखाएं, क्यों नहीं दिखाते? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जजों को देखें आप, बाकी आपको भी बुला लेंगे कि आपने अपनी पॉडकास्ट में ये बात क्यों की, मुझे भी बुला लेंगे, ठीक है, रेडियो वाले को भी बुला लेंगे। बिल्कुल। अपनी अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रार जो है वो PAC में आके अपना हिसाब किताब नहीं देगा। इस मुल्क का ये अलमिया है, इस वजह से हमारा। मैं तो कभी ना हैरान होता हूँ, अरबोपति हैं, हालांकि तनख्वाहें आपकी जो हैं 1.5, 2-2, 3-3 लाख रुपए हैं, एंड you've come from very humble families। नहीं, जिन्होंने प्रैक्टिस की भी है, लोग यहाँ पे करोड़ों फीस लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ ड्रग्स डीलर्स के केसेस लेते हैं, तो बड़ा पैसा है। नहीं, ये भी एक इंडस्ट्री है, हम वैसे मीडिया में आ गए। हाँ, वैसे हमारे वाले भी बहुत कमाते हैं वैसे, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम नहीं करते। बस बलूचिस्तान की बात करते हैं। बलूचिस्तान का जो है, आपने जिक्र किया था 2024-25 का जो है बजट है तकरीबन 955.6 बिलियन रुपीस, जिसमें से तकरीबन 25.4 बिलियन रुपीस जो है वो सरप्लस है। अच्छा, अब ये जिक्र क्यों आया? अभी हुकूमत ने कहा जरा आपके जो लेवी और टैक्स की छूट है जो हमने आम आदमी को देनी, हम नहीं देंगे। यानी कि एक बाइक वाला, रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, कम गाड़ी, छोटी गाड़ी वाला, बड़ी गाड़ी वाला, 3 गाड़ियों वाला, सबसे हमने टैक्स कलेक्ट करना है और हमने ये पैसे लगाने हैं बलूचिस्तान की एक सड़क पे। एक सड़क पे, ठीक है, एक सड़क पे। पहली बात, कौन हिसाब देगा कि एक डेली की इनकम आप उस टैक्स की मद में कितना कमा रहे हैं? आज तक आपने देखा कि टोल टैक्स के हमारे पास कोई हिसाब किताब है? वो बिलियंस ऑफ रुपीज हैं, पता नहीं किधर जाते हैं, ठेके किसको देते हैं। मेरा काम नहीं है ये। आपको मैं ऑलरेडी टैक्स दे रही हूँ अपनी तनख्वाह पे, फोन कार्ड पे, जो चीज़ें खरीद रही हूँ, खाने पे, हर चीज़ पे टैक्स दे रही हूँ। आप जो बजट अभी आपने जिस सरप्लस का जिक्र किया है, वो आपको सरप्लस है, आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अगले साल में, वहाँ पे डिपार्टमेंट्स को पैसे एलोकेट होते हैं, उनके पास इस्तेमाल करने की सकत नहीं है। आप उस बजट को तो पहले मैनेज कर लो भाई। और जो करप्शन हो रही है पहले उसको तो अकाउंटेबल करो। वो जो 30 करोड़ रुपए की ज़कात के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए? 60 करोड़ या कोई पता नहीं 160 करोड़, हाँ कुछ ऐसे ही था। 30 करोड़ की ज़कात के लिए दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप जो सीएम बलूचिस्तान ने लिया। उन्होंने बंद ही कर दिया इदारा, वो इदारा ही बंद कर दिया, लेकिन पैसा कहाँ गया? इदारा तो बंद कर दिया, पैसा कहाँ गया? ऐसे बहुत पैसे, उस पैसे से रोड बनाए ना। वो मुराद सईद को क्यों वापस लाए वो वाले पैसे? मुराद सईद कैसे उन्होंने पहले लाए थे पैसे? क्योंकि ऐसे तो बहुत पैसे हैं। आपको पता है पाकिस्तान स्टील मिल्स कब से बंद है? बहुत टाइम से। आपको पता है उनका फंड, उनके जो एनुअल बजट वगैरह वो सब कुछ अभी भी चल रहा है। आपको पता है वहाँ पे जो कराची में स्टील मिल्स है, वहाँ पे जो खाम मटेरियल पड़ा है सिर्फ, मतलब जो यूजलेस है, उसकी वर्थ क्या है? आई नो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। यस, 45 बिलियन डॉलर्स। आपको पता है उनके जो CEO टाइप लोग हैं, उनकी गाड़ियों का जो फ्यूल का एक्सपेंडिचर है महीने का, वो अभी भी पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से 1% की वहां से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही, लेकिन वो पैसा अभी भी वहां पे जा रहा है, अभी भी। यानी कि जो लोग पाकिस्तान स्टील मिल्स की पेरोल के ऊपर हैं, उनका जो फ्यूल का खर्चा और सारी चीजें वो अभी भी चल रही हैं, जो कि बंद है। हाँ, जो कि इदारा बंद है, मिल ही बंद है, कोई प्रोडक्शन, कोई काम नहीं हो रहा, कोई दफ्तर नहीं खुला, लेकिन अभी भी उनके जो CEOs हैं, जो मैनेजमेंट है, उसको हम लोग पे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्योंकि ये पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी में सुभान अल्लाह इसके ऊपर आया था कि आपकी गाड़ियां कौन कौन सी हैं,
वो गाड़ियां सारा कुछ उनके गाड़ियां पास अभी भी गाड़ियां उनके पूल में है उनको ना, पर्क्स मिल रहे होंगे, बिजली फ्री, गैस फ्री। उनके पूल में से वो गाड़ियां वापस लेना। अगर आपने क्लोज डाउन करना है, किसी को ठीक तरीके से क्लोज डाउन करें। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जो आप कह रहे हैं ना, ये जो ज़कात का मामला है, अच्छा फिर आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये हुकूमत का काम है और बलूचिस्तान हुकूमत का काम है कि वहाँ पे सड़कें बनाएं। Exactly. अब आपने बलूचिस्तान के इशू के ऊपर सेंटिमेंट्स के साथ खेलना है, तो दिस इज नॉट मेरे ज़हन में एक बात आ रही है। शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे बड़े हैंडसम प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो ये हम रिलीफ नहीं देंगे और इस पैसे से हम बलूचिस्तान में सड़क बनाएंगे। चलें, तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ यही इनकम आ रही है, एक कि जो ये पेट्रोल और लेवी है, बस सिर्फ यही इनकम आ रही है, एक? और दूसरा सवाल ये है कि जो ऑलरेडी डेवलपमेंट बजट्स बलूचिस्तान को दिए गए हैं, जिनसे आज तक कोई सड़कें या कोई स्कूल या कोई हेल्थ या कोई अस्पताल नहीं बने, तो ये उसको देखें ना, तो वो कहाँ गया? नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना, सरप्लस बजट्स मौजूद है ना, आप उनको देखें, आप उनमें से बनाएं। आप आम आदमी पे क्यों ये बोझ लाद रहे हैं? असल मसला ये है कि सबसे आसान है जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं लोगों से दोबारा से टैक्स वसूल करना। ये इनका सबसे आसान हदफ है और ये बड़ी जज्बाती सी बात है। हम रिलीफ नहीं देंगे, एक दिन आप रिलीफ देने को सेलिब्रेट करें, अगले दिन आप कहते हैं हम इस बात पर तो रिलीफ नहीं देंगे। वो कॉल लगाओ, कसम से उनकी आवाज सुनाई देती है, हमने 7 रुपए सस्ता कर दिया। शुक्रिया अदा करें आप। मतलब मैंने एक दफा कॉल लगाई, मैं कहा ये कौन बहुत मैं भी यही समझी, बस चले, अच्छी बात है, रिलीफ अच्छा है, अप्रिशिएटेड। जो बदग्राम एयरबेस है अफगानिस्तान के, जो अफगान तालिबान हैं जो कि जिहाद करे थे एक काफिर मुल्क से जिसका नाम अमेरिका है, और अब अमेरिका जो है ईरान पर अटैक करना चाहता है, तो उसको एयरबेस नहीं मिल रही थी, और उसने जो तालिबान है जो इस वक्त जो है अपने आप को कहते हैं कि जी हम एक अबूरी हुकूमत है और इस्लामिक गवर्नमेंट है, उसने अपने ब्रादर इस्लामिक मुल्क पे अटैक करने के लिए बदग्राम एयरबेस जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया है। सिर्फ ये नहीं, उन्होंने 5 लाख हथियार भी जो हैं वो बेच दिए हैं तालिबान को, जो कि पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। yes. और मजे की बात मैं आपको बताऊं, तकरीबन $40 मिलियन महीने का मेरे ख्याल से यूएस जो है, यूएस एड की मद में तालिबान को जा रहा था। आपको पता है अमेरिका फंड कर रहा था, तो इनडायरेक्टली अमेरिका भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा था इन एक्टिविटीज एंड टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, सदर ट्रंप के हाथ तो मुझे लगता है कि वो माचिस आ गई है, जिसके उन्होंने बचपन से ख्वाब देखे थे, अब वो जिधर जिधर आग लगा सकते हैं वो आग लगाए जा रहे हैं। उनका अपना जो मुल्क है वो एक ये एक पॉलिटिक्स ऑफ केओस है। आपको पता ना, हमने भी ये सफर किए कुछ साल, पॉलिटिक्स ऑफ केओस, कि ये सारे पैसे लूट के लेके जा रहे हैं बाहर। पता चला बाद में अपने उनके दोस्त ही जहाज भर के पैसे ले गए, मुड़ के वापस भी नहीं आए। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ केओस है सदर ट्रंप की, ये एक थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए मुझे लगता है, और सबसे ज़्यादा बड़ा जो ख़तरा है वो अब इस वक्त रीजन को है। और एक तरफ वो टॉक्स कर रहे हैं बिलवास्ता उनके साथ, ईरान के साथ, तो मेरा ख्याल है कि उन टॉक्स में किसी ना किसी डील तक तो चले जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त दुनिया के हालात लग रहे हैं, देखिए आपको याद होगा हम पिछले कुछ अरसे से बात कर रहे थे कि ये ट्रेडिशनल वॉर्स का अब ज़माना नहीं रहा, अब अनट्रेडिशनल अनकन्वेंशनल वॉर्स होंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की जंग हो गई। तो यू नेवर नो कि ये जो बडग्राम एयरबेस का मामला है, जिस तरीके से ये एक हिपोक्रेसी इन पॉलिसी रिगार्डिंग तालिबान अमेरिका की जो है, और फिर तालिबान हुकूमत की जो हिपोक्रेसी रिगार्डिंग अमेरिका है, ये मिलके एक ऐसा बेस बना दे कि जिसकी बुनियाद पे बाकी रीजन में हमारे जंग छिड़ जाए। अच्छा, अभी मेरे ज़हन में आया कि पाकिस्तान के अंदर सीपैक है, जिसको अमेरिका जिसकी सख्त मुखालफत करता है, पाकिस्तान से हमेशा यही डिमांड करता है कि सीपैक को बंद करो, सीपैक को बंद करो, सीपैक को बंद करो। और सीपैक पता नहीं कब से चलता आ रहा है, लेकिन वो अभी आज तक बना नहीं है, क्योंकि शायद हमारे हुक्मरान जो हैं, जो भी आए स्पाइनलेस हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डट के कह सकें कि भाई ये दिस इज समथिंग ऑफ पाकिस्तान्स इंटरेस्ट, दिस कम्स फर्स्ट, और हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे सीपैक के ऊपर। कहते तो हैं कि डिक्टेशन नहीं लेंगे, लेकिन शायद ले भी लेते, थोड़ी बहुत ले लेते, थोड़ी बहुत अंडर द टेबल ले लेते हैं। बहरहाल सीपैक इज नॉट सक्सेसफुल एंड यूएस फोर फ्रंट रहा है, यूएई भी इसके अंदर रहा है, मिडिल ईस्ट भी इसके अंदर रहा है कि ये कामयाब ना हो। तालिबान ने कहा कि हम चाइना के साथ जब कोऑपरेशन बढ़ी थी कि हम चाइना को जो है हम रूट दे देते हैं,
ठीक है, और ईरान के साथ मिलके जो है हम चाइना को रूट दे देते हैं अगर पाकिस्तान का जो कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर वापस आ रहा है, अपनी एजेंसियों को लेकर आ रहा है। अभी सिर्फ एक एयरबेस नहीं है ना, वो अपने पैर वापस जो है अफगानिस्तान के अंदर जमा रहा है। तो इसी इज इट टू काउंटर, एक तो काउंटर टू पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन ईरान, चाइना, रशिया प्रॉक्सीज, आपको लग रहा है ये दोबारा से एक जंग जो है उसका प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट होने वाली है? नहीं, प्रॉक्सी वॉर तो ऑन गोइंग है ना, और जाहिर है जो अफगानिस्तान है वो डिस्टेबलाइज्ड है, वहाँ पे जंग है। तो जंग जिस जगह पे होती है वो एक ओपन एक आप कह लें कि एक ऐसा सहन है जिसमें कोई भी आगे अपनी दुकान लगा सकता है ना, तो वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर तो एक चल ही रही है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो पॉलिसी वाइज उसको सूट करेगा कि वो वापस अफगानिस्तान में आए, अफगानिस्तान में आके अपनी कोई बेस बना ले आप वहाँ पे। मेरा ख्याल है कि ये जो अभी चीज़ें हैं, ये सदर ट्रंप का जो तरीका वारदात है कि वो प्रेशर बिल्ड करने के लिए, जैसे उन्होंने टैरिफ 150 से शुरू किया ना, वैसे ही उन्होंने कहा कि हम ये बेस भी ले रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, ईरान के साथ नेगोशिएशंस के ऊपर वो एक प्रेशर डालना चाहते हैं, जस्ट टू इन्फ्लुएंस दैट टॉक्स जो जोहरी मुआहदे के लिए हो रही हैं, जिसके बारे में कुछ लोग बड़े होपफुल हैं, कुछ लोग बड़े होपलेस हैं, क्योंकि दोनों तरफ आप देखें ना कि एक पब्लिक पोजीशन है जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है, और सदर ट्रंप जो है वो धमकी से अगर ईरान से कोई काम करवाने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान वो काम करेगा, क्योंकि आप जब धमकी देते हैं, धौंस से कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो तो नहीं ईरान करेगा, क्योंकि ईरान ट्रंप इज अ बुली। हाँ, वो बुली करके अगर वो निगोशिएट करेगा तो नहीं कामयाब। ट्रंप इज अ बुली, और एक बुली के बारे में ये मशहूर होती है चीज कि वंस यू टेक अ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बुली, सो द बुली गेट्स बुलीफाइड हिमसेल्फ, जो कि चाइना ने किया अमेरिका के साथ। ऐसे ही बाकी सब घबरा गए, डर गए, चाइना टुक स्टैंड, उसने कहा भाई किधर, और फिर उनको अपने सारे यूटर्न लेने पड़े। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो अभी बेस लेने का मामला है, देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट तो है इस रीजन में, और अमेरिका जो है वो कुछ चीज़ों को रीडिफाइन करना चाहता है। सदर ट्रंप जो है वो बड़े एम्बिशियस है, उनको लगता है कि चाइना के साथ भी हम चीज़ों को रीडिफाइन कर लेंगे, रशिया के साथ भी रीडिफाइन कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि ये इतना ईजी होगा, तो मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ नेगोशिएशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए दे आर। अच्छा, अभी बात करते हैं तेल की। पाकिस्तान जो है सोच रहा है, अभी ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि हम जो है अमेरिका से जो है वो तेल इंपोर्ट करेंगे पहली दफ़ा। व्हाई नॉट रशिया, व्हाई नॉट, अभी हम लोग अरब से कर रहे हैं, ठीक है। एडिशनली व्हाई डू वी नीड टू गो एंड इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम यूएस, इतना लंबा रूट है, ठीक है, आपको वो कॉस्ट पड़ेगी जो रूट है, फिर उसके ऊपर ऑफ कोर्स डकैतियाँ भी होती हैं, ये भी होती हैं, पायरेट्स भी होते हैं, उसकी भी कॉस्ट है। पेमेंट मेथड से वो तो ठीक है, लेकिन रशिया क्यों नहीं, जबकि रशिया आपको अमेरिका से और मिडिल ईस्ट से बहुत सस्ती जो है ऑयल एंड गैस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। खान साहब ने आपको बताया था, खान साहब ने भी बताया था, और इस गवर्नमेंट ने भी बताया था स्टार्ट के अंदर, अगर आपको याद हो, कि जब उन्होंने कहा था कि जी हम रशिया से हमारी बातचीत होगी, हमारी एग्रीमेंट्स होगी, बस हम जी आने लगे वहां से। मैं तो क्योंकि हम लोग महंगा तेल क्यों खरीद रहे हैं? अच्छा, हम तो खैर सारी जिंदगी महंगा तेल खरीदते रहे, महंगे तेल से लाके यहाँ पे बिजली बनाते रहे, और हमारा एक तेल माफिया भी है पाकिस्तान में जो आपके एनर्जी मिक्स को बेहतर नहीं होने देता। उसमें आप जो फर्नेस ऑयल की रेशो है, परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो फर्नेस ऑयल की माफिया है वो बहुत बड़ी है, और वो आपको जो दीगर ज़राए हैं, मुतबादल ज़राए एनर्जी के, उसकी तरफ वो आपको जाने नहीं देती, और लाते भी हम सारा का सारा फर्नेस ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इस पे शायद ये टैरिफ की जो गेम है, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, वहाँ पे अपनी कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ये स्टेप लेने की बात सोची जा रही होगी हुकूमतों का जो मामला है। अच्छा, जो रशिया और यूएसए का मामला है ऑयल मंगवाने का, जाहिर है रशिया हमारे नज़दीक है, रूट कम है, कॉस्ट जो है वो कम है। जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका बिजनेस करना चाह रहा है, दैट इज़ नॉट उसको एक एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस नहीं कहते, क्योंकि हर चीज़ में आप बदमाशी कर रहे हैं। Exactly. आप हर चीज़ पे अपनी मर्जी के टैरिफ आप कह रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे एक बच्चा बैठा हुआ है, अच्छा आप मुझे ये वाली चीज़ देंगे तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, आप मुझे इतनी टॉफियाँ दे देंगे। तो सदर ट्रंप अब ये कह रहे हैं, अमेरिका से ये खरीद लो, अमेरिका से ये कर लो, अमेरिका को इतने टैरिफ पे इतनी छूट दे दो, अमेरिका के साथ टैक्स नेगोशिएशन ऐसी कर लो, तो हम आप दोस्त हैं, अदरवाइज हम दुश्मन हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे यहाँ इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, और दुनिया में जो एक ट्रेड वॉर की
एक हम कह रहे हैं ना कि अब ट्रेड वॉर जो है वो इनिशिएट हो चुकी है चाइना और उसमें डॉलर की वजह से एक प्रेशर भी आएगा जो आपको पेमेंट्स करनी है। सबसे जो मेरा ख्याल है बड़ी हर्डल है वो यही है कि जो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक छोटे रूट और लंबे रूट की हो सकती है, उसको कंपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हमारे हुक्मरानों के पास हर चीज़ की जस्टिफिकेशन होती है। इसकी क्या अपने घर में गंदम होते हुए बाहर से बहुत सारे गंदम मंगवाने की जस्टिफिकेशन, बिजली तेल से बना रहे हैं, ठीक है, वो मैं यही तो कह रही हूँ। 70% बिजली पाकिस्तान में तेल से बनती है। फर्नेस ऑयल भाई माफिया एक बहुत बड़ा ना, आपके पास पानी है, आपके पास मौसम है, आपके पास सब कुछ है जिससे आप लोग बिजली पैदा कर सकते हैं, सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं। नहीं करना चाहते। 70% बिजली पाकिस्तान के अंदर तेल यही से तो मैं ऑयल मिक्स, यही तो मैं कह रही थी आपको कि हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें सबसे बड़ी हर्डल फर्नेस ऑयल माफिया है, जो बाहर से तेल मंगवाता है, महंगा तेल आप उससे खरीदते हैं और उस महंगे तेल से फिर आप बिजली बनाते हैं, जो उसकी कॉस्ट है उस कहीं ज़्यादा आप देते हैं और उसके मुकाबले में आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये आपकी प्रायोरिटी है, आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना होता है। अगर आप नहीं करते तो फिर आपका यही। मुझे ऐसा क्यों लगता है तंजीला जी, इस वक्त भी जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है बल्कि इट इज सेविंग देयर गवर्नमेंट। अल्टीमेटली तो यही होता है, क्योंकि अगर शायद मुझे पाकिस्तान का दर्द होता या पाकिस्तानियों का दर्द होता तो मैं रशिया से तेल मंगवाता, मैं किसी और मुल्क से जो है, बल्कि कुछ जहाँ से मुझे सस्ती चीज़ें मिलती मैं वहाँ से इंपोर्ट करता। मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ना ये कल्चर बन गया है, हम पॉलिटिकली इतने वीक हो चुके हैं कि हमारा जो अपना सर्वाइवल है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना डंग टपाओ, ये डंग टपाओ गवर्नमेंट्स जो हैं वो ये काम करती हैं। जब तक आप देखिए एक ही हल है, आपने शख्सियात को बड़ा कर दिया इस मुल्क में, इदारों को छोटा कर दिया। जब तक आप सियासी इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आप एक गवर्नेंस का प्रॉपर सिस्टम, ऐसा गवर्नेंस का सिस्टम जो कि अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिससे आप पूछ सकें, जिसके जो नतीजे हैं उसकी काम करने ना करने के वो अवाम डिसाइड करें, जब तक आप उस तरफ नहीं जाएंगे ना आपका मुल्क ऐसे ही एडॉकिज्म पे चलेगा। एक वजीर आके कोई और पॉलिसी देता है, दूसरा वजीर आके कोई और देता है, एक हुकूमत आती है वो कुछ कंटिन्यू करती है, कुछ डिसकंटिन्यू कर लेती है। लेकिन एक और इशू जो है वो पाकिस्तान अपनी तारीख से कुछ सीखता तो है नहीं, ये इस मुल्क का अलमिया है। मुझे ऐसे लगता है कि वो चीज़ें जिनसे आप बिल्कुल, जिनमें आप स्टक हो गए हैं उनको बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है। अब देखिए हुकूमत कह तो रही है कि सर्कुलर डेट से हमेशा के लिए जान छुड़ाने वाले हैं। वो क्या है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब वहाँ जाने से पहले अगर हुकूमत का जो है वो बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया जाए, जहाँ भी हुकूमत को ये लगे कि कोई भी हमारा बोरिया बिस्तरा गोल कर सकता है, तो वहाँ पे हुकूमत ऐसे ही फैसले करेगी। देखिए मुझे ऐसे भी लगता है मुनीब कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल स्फेयर है ना उसमें जो परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट है वो बिल्कुल एक सानवी चीज़ होकर रह गई है। अब आपकी लॉयल्टी है, आप अपने ताल्लुकात एस्टैब्लिशमेंट के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं वो है, ठीक है, और आप जो हैं वो कितने बारगेनिंग मास्टर हैं, हर चीज़ पे बारगेन है। आप देखें लेजिस्लेशन पे बारगेन है, हमने कर ली लेजिस्लेशन, लेकिन आप आइए, आप अपनी फीडबैक दीजिए, आप अपनी तजावीज़ दीजिए, हम फिर उसमें ऐसे लेजिस्लेशन होती है, ऐसे कानून बनते हैं। और अभी जो रिसेंटली जो कानून साजियां हुई हैं ऐसे होती हैं, मतलब जो MNA जो मिनिस्टर जिन्होंने साइन करना है उनको पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ के ऊपर साइन कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक मैस है। मैं बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल कोई होपलेस किस्म की पिक्चर पेंट नहीं करना चाहती हूँ, बट इशू वही है। देखें हर चीज़ का हल वही है कि आप सिस्टम्स बना दीजिए और उन सिस्टम्स हैं नहीं है ना, सिस्टम्स नहीं रहे अब अफराद है। आप सिस्टम्स को इन प्लेस कीजिए। अफराद के आने जाने से, वो देखिए अभी पिछले कुछ अरसे में यूके में कितने प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए, क्या यूके कोलैप्स कर गया? तो जब आपके पास इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो फिर लोगों के आने जाने से फिर सिर्फ क्या है, जब आएगा कप्तान तो जब आएगा जरदारी, जब आएगा नवाज शरीफ, तो हम जो हैं वो एशियन टाइगर बनेंगे। फिर ये वाली बातें ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि अच्छा वज़ीर आज़म आएगा, कि अच्छा मैनेजर, इदारे परफॉर्म करेंगे, उन चीज़ों को बेहतर मैनेज करेगा और मुल्क आगे चलता रहेगा। इसी पॉइंट से जो है हम लोग आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। आप लोगों ने अपने कमेंट्स और सजेशंस जो हैं वो लाजमी जो है हमारे साथ शेयर करने हैं, और पाकिस्तान नाउ को जो है सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और पाएं मौका एक स्मार्टफोन
जीतने का अपने दोस्तों को भी बोलें और सब लोगों को कहें। एक जो है हम लोग एक स्पेशल कैंपेन लेकर आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए। पाकिस्तान नाउ के तमाम चैनल्स को जो है फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के साथ एंगेज करेगा, शेयर करेगा, कमेंट्स करेगा, लाइक करेगा, उसको जो है पाकिस्तान नाउ एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जो है हर महीने गिफ्ट करेगा। तो लेट्स सी कि इस महीने का जो है कौन और किसको जो है वो स्मार्टफोन मिलता है। हो सकता है कि स्मार्टफोन आपको मिले।